नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश विश्वकर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म हिंदी अनमोल ऑनलाइन पर। दोस्तों, कल की क्लास में हम लोग देख रहे थे भारतेंद्र हरिश्चंद्र का जन्म देखा था, भारतेंद्र हरिश्चंद्र की रचनाएं देखी थी, उनकी काव्य रचनाओं को देख लिया था, काव्य रचनाओं की विशेषताओं को देख लिया था। क्लास बहुत लंबी हो रही थी, इसलिए क्लास को बीच में छोड़ना पड़ा। आइए उसी क्लास को और आगे बढ़ाते हैं। आज की क्लास में ही हम भारतेंद्र हरिश्चंद्र को ही देखेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं और आज की क्लास में हम देखेंगे भारतेंद्र हरिश्चंद्र के नाट्य रचनाएं। आज की हेडिंग जो होगी, जो क्लास कल हुई थी उसी क्लास को आगे बढ़ाया जा रहा है। ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र के बारे में ही हम लोग देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आइए अगली हेडिंग डालते हैं, नाट्य रचनाएं। नाट्य रचनाएं, तो सबसे पहले हम देखेंगे इनके अनूदित नाटक जो है। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, अनूदित नाटक। अनूदित नाटक। और इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है, अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो ट्रिक लिख लीजिए, वीर पाखंड धन का। ट्रिक क्या है? वीर पाखंड धन का भारत मुद्रा दुर्लभ है। भारत मुद्रा दुर्लभ है। ये हो गए इनके अनूदित नाटक। किसके? भारतेंद्र हरिश्चंद्र के। हम कल की क्लास में भारतेंद्र हरिश्चंद्र को देखे थे और उन्हीं को जारी कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। नाट्य रचनाएं कौन सी इनकी? अनूदित नाटक है, वीर पाखंड धन का भारत मुद्रा दुर्लभ है। तो इसी ट्रिक के अनुसार से हम सारे नाटक को निकालेंगे और उनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले लिखिए, वीर से हो गया विद्या सुंदर। बी से क्या हो गया? विद्या सुंदर। और इसकी रचना कब हुई थी? इसकी रचना हुई थी 1868 ईस्वी में। और है क्या? ये नाटक है। नाटक है, समय 1880 ईस्वी। और इसके बारे में लिखा जाए, संस्कृत के चौर पंचाशिका, संस्कृत के चौर पंचाशिका नाटक बंगला संस्करण का हिंदी अनुवाद, बंगला संस्करण का हिंदी अनुवाद, ठीक। ये पहला नाटक हो गया। ट्रिक के हिसाब से देखें तो सबसे पहले क्या आता है? बी आता है। तो बी से आपको क्या याद रखना है? विद्या सुंदर। उसके बाद रा है। रा का मतलब क्या है? रत्नावली। 2 नंबर पर लिख ली, रत्नावली। और ये क्या है? लघु नाटिका। लघु नाटिका है। और समय इसका 1868, ये सॉरी 80 में था, कर दिए हैं, इसको भी 68 कर लीजिए। 1868 ईस्वी और ये भी 1868 ईस्वी। विद्या सुंदर 1868 में है
और रत्नावली भी कब है? 1868 में। थोड़ा सा दिमाग कहीं और था, गलती हो गई थी, अब उसको सुधार लिया गया है। संस्कृत की रत्नावली नाटिका का हिंदी अनुवाद, इसमें लिखिए संस्कृत की रत्नावली रत्नावली नाटिका का हिंदी अनुवाद, का हिंदी अनुवाद। उसके बाद तीसरे पे क्या आता है? पाखंड। तो क्या है रचना का नाम? पाखंड विडंबन। 3 नंबर पर पाखंड विडंबन। और ये क्या है? नाटक है और लिखा कब गया था? 1872 में। ये क्या है? नाटक है और लिखा कब गया था? 1872 ईस्वी। इसमें क्या है? संस्कृत रचनाकार कृष्ण द्वारा रचित, संस्कृत रचनाकार कृष्ण द्वारा रचित संस्कृत रचनाकार कृष्ण द्वारा रचित नाटक प्रबोध, नाटक प्रबोध चंद्रोदय, प्रबोध चंद्रोदय के तीसरे अंक का के तीसरे अंक का हिंदी अनुवाद, हिंदी अनुवाद। चौथा क्या है? धन, धनंजय विजय। धन का क्या मतलब है? धनंजय विजय। और ये क्या है? ये भी नाटक है और लिखा कब गया था? 1873 में। नाटक 1873 ईस्वी। अगर ये सूत्र आप याद कर लेते हैं, वीर पाखंड धन का भारत मुद्रा दुर्लभ है, इनकी अनुदित नाटक है, तो आप इनके नाटकों को आसानी से पकड़ सकते हैं। बी से क्या हो गया? विद्या सुंदर। र से क्या हो गया? रत्नावली। पाखंड का मतलब पाखंड विडंबन हो गया। धन का मतलब धनंजय विजय हो गया। और इसका समय भी इसके साथ साथ आपको लिखवाया जा रहा है। चलो इसमें लिखते हैं संस्कृत रचनाकार का कंचन कवि द्वारा रचित, संस्कृत रचनाकार कंचन कवि द्वारा रचित, द्वारा रचित संस्कृत नाटक, संस्कृत नाटक धनंजय विजय, धनंजय विजय का हिंदी अनुवाद, का हिंदी अनुवाद, का हिंदी अनुवाद। रचना नंबर 5 कौन सी है? कर्पूर मंजरी। का से क्या हो जाएगा? कर्पूर मंजरी। कर्पूर मंजरी।
और इसका रचना काल क्या है? 1875। और किस श्रेणी का नाटक है? षटक श्रेणी का। षटक श्रेणी का नाटक के जब हम भेद पढ़ाएंगे आपको, तो उसमें हम ये सारी चीजें आपको बताएंगे। अभी काव्य पढ़ा रहे हैं, तो काव्य में नाटक और नाटक में निबंध, ये सारी चीजें इकट्ठा करने की कोई जरूरत नहीं। आपको थोड़ी थोड़ी सी जानकारी मिलती रहे जो हमारे महत्वपूर्ण कवि हैं, इसीलिए हम उनकी नाटक रचनाएं भी कराते चलेंगे, निबंध संबंधी रचनाएं भी कराते चलेंगे। सारी रचनाएं तो नहीं कराएंगे, लेकिन जो महत्वपूर्ण है उनको करवाते रहेंगे। तो कर्पूर मंजरी षटक श्रेणी का नाटक है और 1875 ईस्वी में लिखा गया। कब? 1875 ईस्वी। आइए इसके बारे में लिखते हैं। कंचन या कांचन कवि द्वारा, कंचन या कांचन कवि द्वारा रचित रचित कर्पूर मंजरी, कर्पूर मंजरी का हिंदी अनुवाद। तो ये अनुदित नाटक है, तो जाहिर सी बात है किसी न किसी का ये अनुवाद ही किए होंगे, तो इसलिए सब में आपको देखने को मिलेगा ये अनुदित है। कांचन या कांचन कवि द्वारा रचित कर्पूर मंजरी का हिंदी अनुवाद। आपसे ये पूछ भी सकता है कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने प्रबोध चंद्रोदय के तीसरे अंक का हिंदी में अनुवाद किस नाम से किया है? तो आप बता सकते हैं पाखंड विडंबन के नाम से किया है। 6 नंबर पर लिखिए भारत जननी। भारत जननी, भारत जननी ये गीत नाट्य है, गीत नाट्य है। गीत नाट्य, और इसका समय क्या है? 1877 ईस्वी। 1877 ईस्वी। आइए इसके बारे में देखते हैं। संस्कृत के भारत जननी नाटक का हिंदी अनुवाद। संस्कृत के भारत जननी नाटक का हिंदी अनुवाद, का हिंदी अनुवाद। उसके बाद मुद्रा राक्षस। भारत हो गया। अब देख रहे हैं मुद्रा, तो मुद्रा का क्या मतलब है? मुद्रा राक्षस। ट्रिक में जो मुद्रा है उसका क्या अर्थ है? मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस। और इसका समय 1878 ईस्वी। और किस श्रेणी का है? नाटक श्रेणी का है। और समय क्या है? 1878 ईस्वी। आइए इसके बारे में देखते हैं। विशाखा दत्त के मुद्रा राक्षस नाटक का हिंदी अनुवाद। विशाखा दत्त, संस्कृत के रचनाकार विशाखा दत्त जो है, विशाखा दत्त। जब हम लोग संस्कृत साहित्य पढ़ेंगे तो उसमें हम विशाखा दत्त को पढ़ेंगे। के मुद्रा राक्षस, विशाखा दत्त के मुद्रा राक्षस नाटक का हिंदी अनुवाद। नाटक का हिंदी अनुवाद। उसके बाद 8 नंबर पर दुर्लभ वन। 8 नंबर पर क्या है? दुर्लभ वन। और ये भी क्या है? ये भी नाटक है और इसका समय है 1880।
1880 ईस्वी। शेक्सपियर के शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस मर्चेंट ऑफ वेनिस का हिंदी अनुवाद लो, ये हो गए भारतीय हरिश्चंद्र के अनुदित नाटक आपके सामने। और आप लोग अब लिख लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। आइए इस पेज को एक बार दोहरा लिया जाए। नाट्य रचनाएं, अनुदित नाटक, ट्रिक क्या है इसको याद करने की? वीर पाखंड धन का, भारत मुद्रा दुर्लभ है। पहला नाटक विद्या सुंदर, नाटक श्रेणी है 1808। ये भी पूछ सकता है कि जैसे कर्पूर मंजरी किस श्रेणी का नाटक है, तो आपको बताना पड़ेगा शतक श्रेणी का नाटक है। भारत जननी किस श्रेणी का नाटक है, तो गीत नाट्य है। तो आइए पेज को पहले दोहराते हैं। विद्या सुंदर नाटक 1868 ईस्वी, संस्कृत के चौर पंचायत का नाटक, बंगला संस्करण का हिंदी अनुवाद। रत्नावली लघु नाटिका 1868 ईस्वी, संस्कृत की रत्नावली नाटिका का हिंदी अनुवाद। पाखंड विडंबन नाटक है 1872 ईस्वी, संस्कृत रचनाकार किस द्वारा रचित नाटक, प्रबोध चंद्रोदय के तीसरे अंक का हिंदी अनुवाद। धनंजय विजय संस्कृत रचनाकार, कंचन कवि द्वारा रचित संस्कृत नाटक धनंजय विजय का हिंदी अनुवाद। कर्पूर मंजरी कंचन या कांचन कवि द्वारा रचित कर्पूर मंजरी का हिंदी अनुवाद। भारत जननी गीत नाट्य है 1877 ईस्वी, संस्कृत के भारत जननी नाटक का हिंदी अनुवाद। मुद्रा राक्षस नाटक है 1878 ईस्वी में लिखा गया, विशाखा दत्त के मुद्रा राक्षस नाटक का हिंदी अनुवाद है। दुर्लभ बंधु ये भी नाटक है 1880 ईस्वी में लिखा गया, शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का हिंदी अनुवाद है। तो दोस्तों आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद देखते हैं इनके मौलिक नाटक। चलो अब देखते हैं इनके मौलिक नाटक। आज की क्लास में प्रयास यही रहेगा कि भारतीय हरिश्चंद्र को पूरा कर लिया जाए। हेडिंग डाल लीजिए, भारतीय हरिश्चंद्र के मौलिक नाटक। भारतीय हरिश्चंद्र के मौलिक नाटक। मौलिक नाटक तो सबसे पहले इसकी कोई ट्रिक नहीं है, एक की ट्रिक आपको पता है। तो आपसे अगर ये पूछेगा कि इसमें से मौलिक नाटक नहीं है या अनुदित नाटक नहीं है, तो आप अगर आपको पता है, आप पहली वाले का ट्रिक वीर पाखंड धन का, भारत मुद्रा दुर्लभ है, तो आप उसी से निकाल लीजिएगा, इसकी कोई ट्रिक नहीं बनाई गई है। तो लिखिए, वैदिकी हिंसा हिंसा ना भवत, पहला नाटक है इनका। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवत, न भवत। और समय की बात की जाए तो 1873 ईस्वी में लिखा गया, 1873 ईस्वी। और इसमें क्या है, ये प्राचीन श्रेणी का नाटक है, लिख लीजिए, प्राचीन श्रेणी का नाटक।
प्रहसन श्रेणी का नाटक। इसमें पशुबलि प्रथा का विरोध किया गया है। इसमें पशुबलि मतलब जो पशुओं की बलि दी जाती थी उसका विरोध किया गया। पशुबलि प्रथा का विरोध किया गया है, का विरोध किया गया है। दूसरा है सत्य हरिश्चंद्र। सत्य हरिश्चंद्र और ये नाटक है 1875 ईस्वी में लिखा गया। लिख लीजिए नाटक कब लिखा गया? 1875 ईस्वी। असत्य पर सत्य की विजय का वर्णन। असत्य पर सत्य की विजय का वर्णन। विजय का वर्णन। 3 नंबर पर प्रेम जोगनी। प्रेम जोगनी और ये लघु नाटिका। लघु नाटिका 1875 में ये भी लिखी गई। 1875 ईस्वी। तीर्थ स्थलों पर होने वाले अनाचारों का वर्णन। तीर्थ स्थलों पर होने वाले अनाचारों का वर्णन। उसके बाद अगला है श्री चंद्रावली। 4 नंबर श्री चंद्रावली। और ये भी लघु नाटिका ही है। लघु नाटिका और इसका समय है 1876 ईस्वी। 1876 ईस्वी। आदर्श प्रेम का चित्रण इसमें दिखाया गया है। आदर्श प्रेम का चित्रण। उसके बाद फिर भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा और ये नाटक है, नाट्य रासक है। नाट्य रासक। नाट्य रासक और इसका समय है 1880 ईस्वी। अंग्रेजी शासन में भारत की दुर्दशा का वर्णन। इसमें क्या है? अंग्रेजी शासन में भारत की दुर्दशा का वर्णन। अंग्रेजी शासन में भारत की दुर्दशा का वर्णन। जो चीजें हम छोड़ दे रहे हैं हम उसको प्रश्नोत्तरी में कंप्लीट कर लेंगे। पहले मेरा यह प्रयास है कि आपके पास एक अच्छा सा नोट्स हो जाए जो आपको परीक्षा में सफलता दिला सके। इसीलिए मेरी भरसक प्रयास ये रहती है, समझाने के बजाय मैं लिखाने पर ज्यादा फोकस कर रहा हूँ और जल्दी जल्दी लिखवाने का ही प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों। तो आपके पास अगर कोई चीज बन जाती है अपने स्वयं के पढ़ने के लिए तो आप
लग करके मेहनत कर सकते हैं और सफलता आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। कुछ चीजें इससे भी ज्यादा डीप है जो परीक्षा में नहीं आ सकती हैं या आ भी सकती हैं। इसके लिए मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं आ सकती है, लेकिन उन चीजों को मैं आपको जब पेपर करवाऊंगा उन चीजों को करवा ले जाऊंगा। जो महत्वपूर्ण चीज है, जिन्हें हमें पढ़ना चाहिए, जिन्हें हमें नहीं छोड़ना चाहिए, वो चीजें मैं आपको करवाता चल रहा हूं। तो आप लोग नोट्स बनाने पर फोकस करिए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए, ठीक है। तो पांचवी रचना क्या थी? भारत दुर्दशा नाट्य रचक 1880 ईस्वी अंग्रेजी शासन में भारत की दुर्दशा का वर्णन। मेरे पास एक मैसेज आया था, सर क्लास को न डिलीट करें। क्लास नहीं डिलीट की जाएगी, आप जब चाहे तब नोट्स बना सकते हैं। अगर जिसके पास समय नहीं है, अभी नोट्स नहीं बना पा रहा है, तो वो बाद में भी बना सकता है। सारी क्लास जिस प्रकार से यूट्यूब पर रखी है उसी प्रकार से यूट्यूब पर रहेंगी, अगर यूट्यूब हैक नहीं होता तो। चलो आगे बढ़ते हैं। अगली रचना अधेर नगरी। आपने तो इसका नाम भी कई बार सुन रखा होगा, अंधेर नगरी। और ये किस श्रेणी का नाटक है? ये प्रासन है। तो आप लोग लिख लीजिए प्रासन। और कब लिखा गया? 1881 ईस्वी। प्रासन और समय क्या है? 1881 ईस्वी। और इसमें क्या है? भ्रष्ट शासन व्यवस्था पर व्यंग्य। भ्रष्ट शासन व्यवस्था भ्रष्ट शासन व्यवस्था पर व्यंग्य। और एक चीज इसमें लिख लीजिए, डॉक्टर बच्चन जी, या ऐसे न मत लिखिए, पहला आधुनिक नाटक लिख लीजिए, पहला आधुनिक नाटक। आधुनिक नाटक डॉक्टर बच्चन के अनुसार। डॉक्टर बच्चन के अनुसार, के अनुसार ऐसे लिखिए, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि डॉक्टर बच्चन ने किसको पहला आधुनिक नाटक माना है। तो आप बता सकते हैं कि अधेर नगरी को डॉक्टर बच्चन ने पहला आधुनिक नाटक माना है। उसके बाद अगली रचना नील देवी। नील देवी ये गीत रूपक है, ब्रैकेट में लिख लीजिए गीत रूपक। और लिखा कब गया है? 1881 से। गीत रूपक कब लिखा गया? 1881 ईस्वी। इसमें क्या है? पंजाब के हिंदू शासक पर, पंजाब के हिंदू शासक पर, हिंदू शासक पर मुसलमानों की चढ़ाई का वर्णन। मुसलमानों की चढ़ाई, मुसलमानों की चढ़ाई का वर्णन। इसके अलावा भारतीय नारी के त्याग, भारतीय नारी के त्याग, बलिदान आदि आदर्शों का चित्रण।
त्याग, बलिदान आदि आदर्शों का चित्रण। अगला लिखिए सती प्रताप। सती प्रताप और इसका समय क्या है, ये अपूर्ण है, इसको पूर्ण नहीं कर पाए थे भारतेंद्र हरिश्चंद्र। बाद में राधा कृष्ण दास ने पूरा किया। बाद में राधा कृष्णदास ने पूरा किया। पूरा लो आपके सामने भारतेंद्र हरिश्चंद्र के मौलिक नाटक उपस्थित है, आप लोग लिख लीजिए। आइए एक बार इस क्लास को दोहरा लिया जाए, उसके बाद फिर बढ़ते हैं आगे। भारतेंद्र हरिश्चंद्र के मौलिक नाटक कौन कौन से? वैदिकी हिंसा हिंसा ना भवत, सत्य हरिश्चंद्र, प्रेम जोगनी, श्री चंद्रावली, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, नील देवी, सती प्रताप। सबसे पहले हमने किसको देखा? सबसे पहले हमने देखा वैदिकी हिंसा हिंसा ना भवत, 1873 ईस्वी में लिखी गई प्राचीन श्रेणी का नाटक। इसमें पशु बलि प्रथा का विरोध किया गया है। उसके बाद सत्य हरिश्चंद्र ये नाटक है, 1875 ईस्वी में लिखा गया। असत्य पर सत्य की विजय का वर्णन इसमें देखने को मिलता है। प्रेम जोगनी लघु नाटिका है, 1875 ईस्वी में लिखी गई। तीर्थ स्थलों पर होने वाले अनाचारों का वर्णन इसमें देखने को मिलता है। श्री चंद्रावली लघु नाटिका है, 1876 ईस्वी में लिखी गई। आदर्श प्रेम का चित्रण इसमें देखने को मिलता है, श्री चंद्रावली में मिलता है। कई बार आपसे पूछा जा चुका है भारतेंद्र हरिश्चंद्र के किस नाटक में आदर्श प्रेम का चित्रण मिलता है, तो आपको बताना है श्री चंद्रावली। उसके बाद भारत दुर्दशा नाट्य रासक है, 1880 ईस्वी में लिखा गया। अंग्रेजी शासन में भारत की दुर्दशा का वर्णन है। अंधेर नगरी भ्रष्ट शासन व्यवस्था पर व्यंग है। और पहला आधुनिक नाटक किसने माना है? डॉक्टर बच्चन सिंह ने इसको पहला आधुनिक नाटक माना है, तो आप लिख लीजिए पहला आधुनिक नाटक डॉक्टर बच्चन के अनुसार। नील देवी गीत रूपक है, 1881 ईस्वी में लिखा गया। पंजाब के हिंदू शासक पर मुसलमानों की चढ़ाई का वर्णन देखने को मिलता है। भारतीय नारी के त्याग बलिदान आदि आदर्शों का चित्रण भी इसमें देखने को मिलता है। सती प्रताप एक ऐसा नाटक है जिसको भारतेंद्र हरिश्चंद्र पूर्ण नहीं कर पाए, बाद में राधा कृष्ण दास ने इसको पूरा किया। तो दोस्तों अब लिख लीजिए आप, उसके बाद हम आगे देखते हैं। चलो बढ़ते हैं अब आगे। अगली हेडिंग है भारतेंद्र हरिश्चंद्र के निबंध। भारतेंद्र हरिश्चंद्र के निबंध। केवल मुख्य निबंधों को हम यहां लिखवाएंगे, और ताकि जब हम लोग आधुनिक काल पढ़े तो थोड़ा सी विधाओं के बारे में भी जानते रहे, इसलिए इसको यहां पर करवा रहे हैं। भारतेंद्र हरिश्चंद्र के निबंध तो लिखिए कार्तिक कर्मविद, कार्तिक कर्मविद, माघ स्नानविद। दूसरी रचना कौन सी है? माघ स्नानविद। उसके बाद अथ अंग्रेज स्रोत लिखते,
अथ अंग्रेज स्रोत लिख्यते। पांचवा पैगंबर, पांचवा पैगंबर। इसके बाद वैष्णवता और भारतवर्ष, वैष्णवता और भारतवर्ष। सूर्योदय, लेवी प्राण लेवी, लेवी प्राण लेवी। भ्रूण हत्या, भ्रूण हत्या। रामायण का समय, रामायण का समय। मणिकर्णिका, मणिकर्णिका। एक अद्भुत अपूर्व शब्द, एक अद्भुत अपूर्व शब्द। एक अद्भुत अपूर्व शब्द। ईश्वर बड़ा विलक्षण है, ईश्वर बड़ा विलक्षण है। स्वर्ग में विचार सभा अधिवेशन, स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन। स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन। अंग्रेजों से हिंदुस्तानियों को जी क्यों नहीं भरता, अंग्रेजों से, ये भी रचना है, अंग्रेजों से हिंदुस्तानियों हिंदुस्तानियों का जी क्यों नहीं भरता, क्यों नहीं भरता, क्यों नहीं भरता। आगे आइए देखते हैं कि निबंध संग्रह कौन कौन से। निबंध संग्रह, कश्मीर कुसुम, कश्मीर कुसुम। लीलावती, लीलावती। बादशाह दर्पण, उदय पूर्वोदय,
उदय पूर्वोदय सुलोचना सुलोचना कालचक्र, ये इनके क्या है, निबंध संग्रह है। निबंध संग्रह कौन कौन से हैं? कश्मीर कुसुम, लीलावती, बादशाह दर्पण, उदय पूर्वोदय, सुलोचना, कालचक्र। सुलोचना अलग है, कालचक्र अलग है। आलोचनात्मक रचना कौन सी है? आलोचनात्मक रचना इनकी आलोचनात्मक रचना है नाटक, जो 1883 ईस्वी में लिखी गई। कौन सी है? नाटक। और कब लिखी गई थी? 1883 ईस्वी। चलो, आत्मकथा, इनकी आत्मकथा कौन सी है? आत्मकथा, इनकी आत्मकथा है कुछ आप बीती कुछ जग बीती। कुछ आप बीती कुछ जग बीती, कुछ जग बीती। और ये क्या है? अपूर्ण है। उसके बाद उनकी समस्या पूर्ति है। लिख लीजिए स्टार बनाकर, यहीं पर स्पेस है। पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना, पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना, पी प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियां दुखियां नहीं मानती हैं। अखियां दुखियां नहीं मानती। पी प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियां दुखियां नहीं मानती है। और ये किसने कहा है? हरिश्चंद्र ने कहा, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। भारतेंद्र हरिश्चंद्र, ये इनकी समस्या पूर्ति है। ये पंक्ति, पी प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियां दुखियां नहीं मानती। तो दोस्तों आप लोग लिख लीजिए। आइए इस पेज को दोहरा लिया जाए, उसके बाद देखते हैं कि पत्रिकाएं कौन कौन सी हैं। भारतेंद्र हरिश्चंद्र के निबंध कौन कौन से? कार्तिक कर्म विधि, माघ स्नान विधि, अथ अंग्रेज स्रोत लिखते, पांचवा पैगंबर, वैष्णवता और भारतवर्ष, सूर्य उदय, लेवी प्राण लेवी, द्रोण हत्या, रामायण का समय, मणिकर्णिका, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, ईश्वर बड़ा विलक्षण है, स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन, अंग्रेजों से हिंदुस्तानियों का जी क्यों नहीं भरता। उसके बाद इनका निबंध संग्रह कौन कौन सा है? कश्मीर कुसुम, लीलावती, बादशाह दर्पण, उदय पूर्वोदय, सुलोचना, कालचक्र। आलोचनात्मक रचना नाटक है। कब लिखी गई? 1883। आत्मकथा क्या है? कुछ आप बीती कुछ जग बीती। उसके बाद इनकी समस्या पूर्ति को हमने देखा। प्रिय प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियां दुखियां नहीं मानती। अगर ऐसे करके पंक्ति आपसे पूछ लिए जाए
किसकी है, तो आपको क्या बताना है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र की बताना है। आप लोग लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे संपादित पत्रिका। चलो, संपादित पत्रिका देख करके कुछ बच्चे कह रहे हैं छोड़ दिया जाए सर, क्योंकि अभी इसके बाद आधे घंटे का समय और चाहिए क्लास को पूरा करने के लिए। पहले चलो लिखते हैं, देखते हैं कहां तक जाती है क्लास। मेरा प्रयास यही रहेगा कि मैं आज ही कंप्लीट करवा दूं। संपादित पत्रिकाएं, संपादित पत्रिकाएं, चलिए जल्दी जल्दी लिखते हैं। ठीक, कवि वचन सुधा, कवि वचन सुधा पहली पत्रिका है, कवि वचन सुधा। और ये कब है, 1868, 1868 ईस्वी। मासिक बाद में साप्ताहिक, ऐसे लिखिए। मासिक, पहले क्या थी मासिक, बाद में साप्ताहिक। उसके बाद हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र मैगजीन। और इसका समय क्या है, 1873, 1873 ईस्वी। 1874 ईस्वी में ये कैसी है, मासिक। 1874 ईस्वी में, इसमें लिखिए 1874 ईस्वी में नवे अंक में, नवे अंक में इसका नाम बदलकर, इसका नाम बदलकर हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया गया। हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया गया, दिया गया। हिंदी गद्य का परिष्कृत रूप सबसे पहले, हिंदी गद्य का परिष्कृत रूप सबसे पहले, हिंदी गद्य का परिष्कृत रूप सबसे पहले हरिश्चंद्र चंद्रिका में ही, हरिश्चंद्र चंद्रिका में ही परिलक्षित होता है, परिलक्षित होता है। इसके महत्व को रेखांकित करते हुए, इसके महत्व को रेखांकित करते हुए इसके महत्व को रेखांकित
करते हुए भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने कालचक्र में लिखा है, कालचक्र में लिखा है, हिंदी नए चाल में ढली। क्या लिखा है? हिंदी नए चाल में ढली, हिंदी नए चाल में ढली। और 1873 ईस्वी, 1873 ईस्वी दो हो गई संपादित पत्रिका, एक कवि वचन सुधा हो गई, दूसरी हरिश्चंद्र मैगजीन हो गई, जिसको 9वें अंक में इसका नाम बदलकर क्या रख दिया था? हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया था। हिंदी गद्य का परिष्कृत रूप सबसे पहले हरिश्चंद्र चंद्रिका में ही परिलक्षित होता है। इसके महत्व को रेखांकित करते हुए भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने कालचक्र में लिखा है, हिंदी नए चाल में ढली 1873 ईस्वी में। तो तीसरी पत्रिका कौन सी है? बालबोधिनी। तीसरी पत्रिका का नाम क्या है? बालबोधिनी। बालबोधिनी। और यह हिंदी की प्रथम, इसमें लिखिए, हिंदी की प्रथम स्त्री विषयक पत्रिका। स्त्री विषयक मतलब स्त्रियों से संबंधित पहली पत्रिका है बालबोधिनी, हिंदी की प्रथम स्त्री विषयक पत्रिका। ये तो हमने देख लिया पत्रिका के बारे में। अब आइए देखते हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र के बारे में विशेष तथ्य को। आप लोग इसको लिख लीजिए, एक बार इस पेज को दोहरा लिया जाए। संपादित पत्रिका कवि वचन सुधा 1868 ईस्वी मासिक, बाद में साप्ताहिक। हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 ईस्वी मासिक। 1874 ईस्वी में 9वें अंक में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया था? हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया गया। हिंदी गद्य का परिष्कृत रूप सबसे पहले हरिश्चंद्र चंद्रिका में ही परिलक्षित होता है। इसके महत्व को रेखांकित करते हुए भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने कालचक्र में लिखा है, हिंदी नए चाल में ढली 1873 ईस्वी। चलो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, किसने कहा कि, चलो स्टार बनाकर लिख लीजिए, किसने कहा कि किसने कहा कि 1873 ईस्वी में 1873 ईस्वी में हिंदी नए चाल में नहीं ढली। 1873 ईस्वी में हिंदी नए चाल में नहीं ढली। किसने कहा कि 1873 ईस्वी में हिंदी नए चाल में नहीं ढली? अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको क्या बताना है? रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा। और किसने कहा कि 1873 ईस्वी में हिंदी नए चाल में ढली? भारतेंद्र हरिश्चंद्र, रामविलास शर्मा। चलो एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं। रामविलास शर्मा ने किसकी हिंदी को लोकोपयोगी कहा है? लोकोपयोगी कहा है। अब ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। रामविलास शर्मा ने किसकी हिंदी को लोकोपयोगी कहा है? तो आपको क्या बताना है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र की हिंदी को कहा है।
तो आप लिख लीजिए भारतेंद्र हरिश्चंद्र। स्पेस था इसलिए हमने आपको 2 क्वेश्चन यहाँ पर करवा दिए। आइए इस पेज को पूरा कर लिया जाए। संपादित पत्रिका कवि बच्चन सुधा 1868 ईस्वी, मासिक बाद में साप्ताहिक। हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 ईस्वी, मासिक है। 1874 ईस्वी में 9वें अंक में इसका नाम बदलकर हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया गया। हिंदी गद्य का परिष्कृत रूप सबसे पहले हरिश्चंद्र चंद्रिका में ही परिलक्षित होता है। इसके महत्व को रेखांकित करते हुए भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने कालचक्र में लिखा है, हिंदी नए चाल में ढली। अगर ये आपसे पूछा जाए हिंदी नए चाल में ढली किसने कहा, तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र। उसके बाद बाल बोधनी हिंदी की प्रथम स्त्री विषयक पत्रिका है। किसने कहा कि 1873 में हिंदी नए चाल में नहीं ढली, किसने कहा, रामविलास शर्मा ने। रामविलास शर्मा किसकी हिंदी को लोकोपयोगी मानते हैं, भारतेंद्र हरिश्चंद्र की हिंदी को लोकोपयोगी मानते हैं। आइए विशेष तत्व को देखते हैं, उसके बाद फिर आलोचकों के मत को देखेंगे। आज की क्लास में इनको समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र को तो नहीं समाप्त किया जा रहा है, इनकी क्लास को समाप्त किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र तो अमर है, हिंदी साहित्य जगत में इनका नाम सदैव अमर ही रहेगा। चलो लिखते हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र के संदर्भ में विशेष तत्व। हेडिंग क्या है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र के संदर्भ में विशेष तत्व। आज कैमरा थोड़ा सा तिरछा लग गया है तो सीधी लाइन भी तिरछी जा रही है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र के संदर्भ में विशेष तत्व लिखिए। ये हिंदी गद्य के जन्मदाता माने जाते हैं। स्टार बनाकर ऐसे लिखते रहिए, ये हिंदी गद्य के जन्मदाता माने जाते हैं। उसके बाद 1873 ईस्वी में 1873 ईस्वी में तदी समाज की स्थापना, तदी समाज की स्थापना 1870 ईस्वी में 1870 ईस्वी में कविता वर्धनी सभा की स्थापना, कविता वर्धनी सभा की स्थापना। अठारह सौ तिहत्तर ईस्वी में 1873 ईस्वी में पेनिंग रीडिंग क्लब की स्थापना, पेनिंग रीडिंग क्लब की स्थापना। उसके बाद 1872 ईस्वी में
1872 ईस्वी में चौखंबा स्कूल की स्थापना। चौखंबा स्कूल की स्थापना। जो बाद में हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज के रूप में हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज के रूप में रूपांतरित हो गया। रूपांतरित हो गया। 1872 ईस्वी में चौखंबा स्कूल की स्थापना, जो बाद में हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज के रूप में रूपांतरित हो गया। उसके बाद भारतेंद्र हरिश्चंद्र कृष्ण भक्त थे। ये पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे। पुष्टि मार्ग, और किस संप्रदाय में लिखना चाहते हैं तो ब्रैकेट में लिख लीजिए वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें नर प्राकृत का कवि कहा है। इन्हें नर प्राकृत का कवि कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें नर प्राकृत का कवि कहा है। इन्होंने जानकी मंगल नाटक में लक्ष्मण तथा नील देवी में पागल का अभिनय किया है। का अभिनय किया है। 1880 ईस्वी में तत्कालीन मनीषियों द्वारा 1880 ईस्वी में तत्कालीन मनीषियों द्वारा भारतेंद्र की उपाधि सबसे पहले
सबसे पहले रमाशंकर व्यास ने प्रस्ताव रखा। सबसे पहले रमाशंकर व्यास ने प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव का समर्थन करने वाले व्यक्ति सुधाकर पंडित थे। सुधाकर पंडित थे। 27 दिसंबर 1880 में 27 दिसंबर 1880 में इस संदर्भ में 1880 में इस संदर्भ में सार सुधा निधि में लेख प्रकाशित हुआ। लेख प्रकाशित हुआ। 31 दिसंबर 1880 में 31 दिसंबर 1880 में तत्कालीन मनीषियों द्वारा भारतेंदु उपाधि प्रदान सत्य हरिश्चंद्र में हरिश्चंद्र की भूमिका की, ये भी लिख लीजिए। सत्य हरिश्चंद्र में हरिश्चंद्र की भूमिका चलिए, विशेष तत्व में आप लोग इतना लिख लीजिए। भारतेंदु हरीश के संदर्भ में विशेष तत्व को देख रहे हैं। ये हिंदी गद्य के जन्मदाता माने जाते हैं। 1873 में तदी समाज की स्थापना, 1870 ईस्वी में कविता वर्धनी सभा की स्थापना, 1873 ईस्वी में पेनिंग रीडिंग क्लब की स्थापना, 1872 ईस्वी में चौखंबा स्कूल की स्थापना, जो बाद में हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज के रूप में रूपांतरित हो गया। भारतेंदु हरिश्चंद्र कृष्ण भक्त थे। ये पुष्टिमार वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें नर प्राकृत का कवि कहा है। इन्होंने जानकी मंगल नाटक में लक्ष्मण तथा नील देवी में पागल का अभिनय किया है। 1880 ईस्वी में तत्कालीन मनीषियों द्वारा भारतेंदु की उपाधि सबसे पहले रमाशंकर व्यास ने प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव का समर्थन करने वाले व्यक्ति सुधाकर पंडित थे। 27 दिसंबर 1880 में इस संदर्भ में सार सुधा निधि में लेख प्रकाशित हुआ। 31 दिसंबर 1880 में तत्कालीन मनीषियों द्वारा भारतेंदु उपाधि प्रदान। सत्य हरिश्चंद्र में हरिश्चंद्र की भूमिका भारतेंदु हरिश्चंद्र ने निभाई थी। तो दोस्तों, आप लोगों ने लिख लिया होगा। आइए बढ़ते हैं, अब हम लोग आगे देखते हैं। भारतेंदु
के संदर्भ में आलोचकों के कथन। भारतेंदु के संदर्भ में आलोचकों के मत या कथन। आप जो लिखना चाहते हैं हेडिंग लिख लीजिए। लिखिए भारतेंदु के संदर्भ में आलोचकों के मत। चलो लिखते हैं कथन। अपनी सर्वतोमुखी अपनी सर्वतोमुखी अपनी सर्वतोन्मुखी प्रतिभा के बल पर एक और तो वे पद्माकर द्विजदेव की परंपरा में दिखाई देते हैं। द्विजदेव की परंपरा में दिखाई देते हैं। अपनी सर्वतोमुखी प्रतिभा के बल पर एक और तो वो पद्माकर द्विजदेव की परंपरा में दिखाई पड़ते थे। कथन को सही ही लिखना होगा जिस प्रकार कथन लिखा गया है। परंपरा में दिखाई पड़ते थे। दूसरी ओर बंग देश के माइकल और हेमचंद की श्रेणी में माइकल और हेमचंद की श्रेणी में और ये कथन किसका है? ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का। रामचंद्र शुक्ल अपनी सर्वतोमुखी प्रतिभा के बल पर एक और तो वो पद्माकर देश की परंपरा में दिखाई पड़ते थे। दूसरी ओर बंग देश के माइकल और हेमचंद की श्रेणी में। ये किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। कथन नंबर 2 लिखिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र की भाषा भारतेंदु हरिश्चंद्र की भाषा हरिश्चंद्री हिंदी है। हरिश्चंद्री हिंदी है।
साथ हुए सिद्ध वाणी के, साथ हुए सिद्ध वाणी के सरल हृदय कवि है। और ये किसने कहा? ये भी रामचंद्र शुक्ल ने कहा। अगला कथन, भारतेंद्र हरिश्चंद्र का प्रभाव, भारतेंद्र हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर पड़ा। भाषा और साहित्य दोनों पर पड़ा। दोनों पर बड़ा, दोनों पर बड़ा गहरा, दोनों पर बड़ा गहरा पड़ा, बड़ा गहरा पड़ा। भारतेंद्र हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर बड़ा गहरा पड़ा। उन्होंने जिस प्रकार गद्य की भाषा को, उन्होंने जिस प्रकार गद्य की भाषा को परिमार्जित, उन्होंने जिस प्रकार गद्य की भाषा को परिमार्जित कर उसे बहुत ही चलता मधुर और स्वच्छ रूप दिया, चलता मधुर और स्वच्छ रूप दिया उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी नए मार्ग पर ला खड़ा किया, नए मार्ग पर ला खड़ा किया। कथन क्या है, एक बार आइए देखते हैं। भारतेंद्र हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर बड़ा गहरा पड़ा। उन्होंने जिस प्रकार गद्य की भाषा को परिमार्जित कर उसे बहुत ही चलता मधुर और स्वच्छ रूप दिया, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी नए मार्ग पर ला खड़ा किया। ये किसका कथन है? नंद दुलारे वाजपेयी का। नंद दुलारे वाजपेयी। अगला कथन, हिंदी साहित्य विषय विविधता, कथन नंबर 4, हिंदी साहित्य विषय विविधता हिंदी साहित्य विषय विविधता, शैली विविधता,
विधा की विविधता, विधा की विविधता भारतेंद्र हरिश्चंद्र की देन है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र की देन है। हिंदी साहित्य को समृद्ध करने के लिए, हिंदी साहित्य को समृद्ध करने के लिए ये भाषा सदैव उनकी ऋणी रहेगी। ये भाषा सदैव उनकी ऋणी रहेगी। और ये किसका कथन है? डॉक्टर बच्चन सिंह का। बस इतने कथन बहुत है। चौथा कथन हमने क्या लिखवाया? हिंदी साहित्य विषय विविधता, शैली विविधता, विधा की विविधता भारतेंद्र हरिश्चंद्र की देन है। हिंदी साहित्य को समृद्ध करने के लिए ये भाषा सदैव ऋणी रहेगी। तो दोस्तों आप लोग लिख लीजिए, इस पेज को एक बार दोहरा लिया जाए और देखते हैं इसमें क्या बताने योग्य है, उसको भी बता दिया जाएगा। लिखिए, आइए इस पेज को एक बार दोहरा लेते हैं। भारतेंद्र के संदर्भ में आलोचकों की मत हम देख रहे हैं। अपनी सर्वतोमुखी प्रतिभा के बल पर एक ओर वो पद्माकर द्वितीय की परंपरा में दिखाई पड़ते थे, दूसरी ओर बंग देश के माइकल और हेमचंद की श्रेणी में। ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। दूसरा कथन हमने क्या देखा? भारतेंद्र हरिश्चंद्र की भाषा हरिश्चंद्री हिंदी है, साथ वो सिद्ध वाणी के सरल हृदय कवि है। ये था है, दिख रहा है आप लोगों को। साथ वो सिद्ध वाणी के सरल हृदय कवि है। किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने कहा। तीसरा कथन क्या है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर बड़ा गहरा पड़ा। उन्होंने जिस प्रकार गद्य की भाषा को परिमार्जित कर उसे बहुत ही चलता, मधुर और स्वच्छ रूप दिया, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी नए मार्ग पर ला खड़ा किया। ये किसने कहा? नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा। उसके बाद 4 नंबर पे क्या है? हिंदी साहित्य विषय विविधता, शैली विविधता, विधा की विविधता भारतेंद्र हरिश्चंद्र की देन है। हिंदी साहित्य को समृद्ध करने के लिए ये भाषा सदैव उनकी ऋणी रहेगी। ये किसने कहा? डॉक्टर बच्चन सिंह ने। आइए देखते हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र की प्रमुख पंक्तियों को देख लिया जाए। हेडिंग डाल लीजिए, भारतेंद्र हरिश्चंद्र की प्रमुख पंक्तियां। भारतेंद्र हरिश्चंद्र की प्रमुख पंक्तियां। लिखिए, निज भाषा उन्नत है। पंक्ति इनकी लिखिए, पहली पंक्ति, निज भाषा उन्नति है। सब उन्नति को मूल
को मूल। बिन निज भाषा के, बिन निज भाषा के मिटत नहीं को सूल। मिटत न को सूल। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। बिन निज भाषा के मिटत नहीं को सूल। दूसरी पंक्ति लिखिए, चना हाकिम साहब जो खाते। चना हाकिम साहब जो खाते, सब पर टूना टिकस लगाते। सब पर टूना मतलब दुगना, टिकस लगाते। टिकस मतलब टैक्स लगाते। विधवा विवाह निषेध कियो। तीसरी पंक्ति लिखी, चना हाकिम साहब जो खाते, सब पर टूना टिकस लगाते। सही। 3 नंबर, विधवा विवाह निषेध कियो। विधवा विवाह निषेध कियो। व्यभिचार प्रचार्यो। व्यभिचार प्रचार्यो। पंक्ति नंबर 4, जागो जागो रे भाई। जागो जागो रे भाई। जागो जागो रे भाई, निस बैस गवाई। निस बैस गवाई। जागो रे जागो भाई। जागो जागो रे भाई। जागो जागो रे भाई। पंक्ति नंबर 5, रोवो सब मिलके। सब मिलके, रोवो सब मिलके, आवहु भारत भाई। आवहु भारत भाई। हाँ हाँ भारत दुर्दशा। हाँ हाँ भारत दुर्दशा। देखी न जाई। देखी न जाई। पंक्ति नंबर 6, भीतर भीतर सब रस चूसै। भीतर भीतर सब रस चूसै। हंसी हंस के तन मन धन पूसै। हंसी हंस के तन, हंसी हंस के
तन मन धन मुँह से। भीतर भीतर सब रस चूसे, हंस हंस के तन मन धन मुँह से। जाहिर बातन में अति तेज, जाहिर बातन में अति तेज। क्यों सखी साजन, क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज। नहीं अंग्रेज। एक और लिखिए, मेरे तो साधन एक ही है। 7 नंबर, मेरे तो साधन एक ही है, एक ही है, जग नंद लला वृषभान दुलारी। जग नंद लला वृषभान दुलारी। चल, ये हो गई पंक्तियां, आप लोग लिख लीजिए। आइए इस पेज को भी एक बार दोहरा लिया जाए। हम देख रहे हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र की पंक्तियां। तो 7 पंक्तियां हमने देखी हैं। पहली क्या है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नत को मूल, बिन निज भाषा के मिटत नहीं को सूल। दूसरी पंक्ति क्या है, चना हाकिम साहब जो खाते सब पर टूना टिकट लगाते। तीसरी पंक्ति क्या है, विधवा विवाह निषेध क्यों व्यभिचार प्रचार्य। चौथी पंक्ति, जागो जागो रे भाई निस बैस गवाई जागो जागो रे भाई। पांचवी पंक्ति क्या है, रोवह सब मिलके आवो भारत भाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा देखी न जाई। छठवीं पंक्ति क्या है, भीतर भीतर सब रस चूसे, हंस हंस के तन मन धन मुँह से। जाहिर बातन में अति तेज क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज। मेरे तो साधन एक ही है, जगनंद लला वृषभानु दुलारी। तो आप लोग लिख लीजिए। और हरिश्चंद्र के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें थी हमने आपको करवा दी है। इसके अलावा जो चीजें छूट रही हैं उनको हम प्रश्न उत्तर के माध्यम से पूर्ण कर लेंगे। और मेरे हिसाब से कुछ छूटा नहीं है, सब कुछ कंप्लीट है। आप लोग चिंता मत करिएगा कि सर कुछ छोड़ दिए हैं, कुछ छूटा उटा है नहीं। कभी कभी कुछ चीजें होती हैं जो अनर्गल पड़ी रहती हैं, कभी कभी परीक्षाओं में आ जाती हैं, तो उन अनर्गल चीजों को हम प्रयास करेंगे कि आपके सामने से एक बार गुजार दें। तो वो चीज हम टेस्ट के माध्यम से आपके सामने गुजारेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आपका नोट्स आपको बार बार पढ़ना है। तो जो परीक्षा उपयोगी चीजें हैं वो आपको तैयार होनी चाहिए, जो परीक्षा उपयोगी चीजें नहीं उनको बाहर ही रखा जाए। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। और अब भारतेंद्र हरिश्चंद्र कंप्लीट हो गए। मिलते हैं कल की क्लास। कल की क्लास में चलो ठीक है, संडे को छुट्टी करना था, सोच रहे थे संडे को छुट्टी कर ले, एक दिन थोड़ा सा काम निकल आया था। अगर हो सकता है तो क्लास संडे को भी लगेगी। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।